ये है फिजिक्स में होता क्या है। फिजिक्स में जब आप कोई भी डेफिनेशन या फिर कोई भी ऑब्जर्वेशन को इक्वेशन के फॉर्म पे लिखते हो, ठीक है, तो क्या होता है, इन सब चीजों का एक कॉन्सिक्वेंस होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, तो जब भी आप ऑब्जर्व किए कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स डालते हैं F, तो एक्सेलरेशन क्रिएट होता है। ये आपने पढ़ा है 10th क्लास में। इसके बारे में लंबा डिस्कशन हम बाद में करेंगे जब न्यूटन्स लॉज में आएंगे। तो पहला चीज आप क्या करते हो, पहला डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है वो ऑब्जर्वेशन से आता है। तो आप कहते हो कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आपका इतना लिखना इज एनफ बाकी सब को पैदा करना। क्यों? इसका पहला कॉन्सिक्वेंस होगा कि मैथमेटिकली आपको पता है कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और देखा गया कि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मास आता है। दूसरा, यहां से आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन मिलते हैं, जिसके बारे में हमने लंबा डिस्कशन किया शायद 1 महीने तक। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से? v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus minus 2at, डिपेंडिंग ऑन एक्सेलरेशन जो भी है। इसके बाद और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? और भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मोमेंटम का एक डेफिनेशन ऑटोमेटिक आ जाता है, आपको कुछ मेहनत करना नहीं पड़ेगा, ये सब ऑटोमेटिक होता है। आपने पढ़ा होगा मोमेंटम के बारे में, हम आगे न्यूटन्स लॉ में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या कॉन्सिक्वेंस है? एक और चीज आप पढ़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पॉइंट फिजिक्स में ये है, जब भी आप कोई भी छोटा सा चीज डिफाइन करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होता है, और वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और नीचे 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 आते जाते हैं। वैसे ही जब आपने एक डेफिनेशन बनाया, क्या डेफिनेशन बनाया? आपने कहा कि मेरे पास अगर एक बंदा पॉइंट ए में खड़ा है और पॉइंट बी में जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो ऐसे 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 करके गया, या ऐसे करके ऐसा चला गया, या कोई ऐसे करके ऐसा गया, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस कि वो कैसे गया, मैंने डिफाइन किया। फिर से मैं बता रहा हूं मैंने क्या किया। मैंने डिफाइन किया कि मैं एक डेफिनेशन दूंगा। मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट ए में था, अब वो बी में पहुंच गया। मैं सीधा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा ए से बी, और एरो दूंगा बी पे। बी पे मैंने क्यों एरो दिया? क्योंकि एरो मतलब फाइनल पोजीशन, और एरो का जो उस एरो का टेल है वो इनिशियल पोजीशन को दर्शाता है। ये मेरा फंडामेंटल डेफिनेशन था। ये डेफिनेशन मैंने क्यों किया? ये डेफिनेशन मैंने इसलिए किया क्योंकि लास्ट क्लास मैंने बताया था कि जब भी कोई बंदा ए से बी जा रहा है, अगर हमको बोलना है देखो वो ए से बी ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो डिस्प्लेसमेंट के अलावा आपके पास कोई डेफिनेशन नहीं होगा जिससे आप ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मतलब जो भी मोशन है जिस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन को आप इनकॉर्पोरेट कर पाओ, जिसमें डिस्प्लेसमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने क्या कहा, ए से बी ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ में जा सकता है। तो किसी भी पाथ में जा सकता है, इसका मतलब किसी भी पाथ में उसका एक डिस्टेंस होगा। किस पाथ में गया? समझ लो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। तो अगर वो पाथ A1 में जाता है तो डिस्टेंस अलग होगा, पाथ 2 में जाता है तो डिस्टेंस अलग होगा, पाथ 3 में जाता है तो डिस्टेंस अलग होगा। तीनों पाथ में आप ध्यान से देखो, आप कोई भी एक यूनिक डायरेक्शन का नोशन नहीं ला सकते। तो नो नोशन ऑफ डायरेक्शन, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन का मतलब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आप बोलोगे सर क्या कॉम्प्रोमाइज किया? कॉम्प्रोमाइज ये किया कि ऑब्जेक्ट तो इधर गया 1
पाथ से या 2 पाथ से या 3 पाथ से, ये रियलिटी है। तो ये आपका रियलिटी है कि ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस कवर किया। आपने कॉम्प्रोमाइज ऐसे किया, आपको डायरेक्शन देना था, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हो आपको डायरेक्शन देना था। तो आपने क्या कहा, आपने अज्यूम कर लिया कि वो डायरेक्शन मैं तभी दे पाऊंगा जब मैं ए से बी के बीच में जो लेंथ है मैं उसको अगर कहूंगा कि वो फंडामेंटल है। तो तुमने क्या किया, तुमने डायरेक्शन देने के चक्कर में तुमने कहा मुझे ए बी को एज ए स्ट्रेट लाइन यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ही डायरेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मैंने एरो बनाया, इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट डायरेक्शन, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। कॉम्प्रोमाइज क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज ये हो गया कि एक अगर वो ऑब्जेक्ट या जो पर्सन है ए से बी पाथ 1 से गया, रियलिटी क्या है, रियलिटी है उसने एक लंबा डिस्टेंस कवर किया, ये रियलिटी है। बट आपने वो इग्नोर किया, लंबा डिस्टेंस को इग्नोर किया। आपने क्या कहा, मैं उस लंबा डिस्टेंस को इग्नोर कर रहा हूँ और मैं ये कहूंगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ए बी हुआ इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो आपने क्या डिफाइन किया, आपने डिफाइन किया एक मैथमेटिक फिजिकल क्वांटिटी, मैथमेटिकल भी है जो भी है, डिस्प्लेसमेंट, जो रियलिटी नहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट पाथ 1 से गया, ये रियलिटी है। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन फॉलो करके शॉर्टेज डिस्टेंस में नहीं गया, ये रियलिटी है। बट आपने थोड़ा सा इग्नोर किया डायरेक्शन को देने के चक्कर में और आपने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया। आपने कहा कि ऑब्जेक्ट पाथ कवर किया ए बी उसका लेंथ है ई कैप डायरेक्शन। चलो ए बी समझ लो 4 मीटर है और डिस्टेंस कवर्ड है समझ लो 10 मीटर पाथ 1 के। तो डिस्प्लेसमेंट आप लिखोगे 4 मीटर इन द ई कैप डायरेक्शन। बट अगर वो पाथ 1 के थ्रू गया तो यू विल बी बाउंड टू राइट डिस्टेंस। क्या लिखोगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाथ 1 दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो डिस्टेंस का बाय डेफिनेशन कोई डायरेक्शन उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है और वो रियलिटी है। डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन उसके साथ एक यूनिक डायरेक्शन अवेलेबल है, बट वो रियलिटी नहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट तो पाथ 1 से गया, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ए बी हुआ। तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज आप लोगों को दिख रहा होगा। चलो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने कहा मैं फिजिक्स को डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके फिर आगे बढ़ूंगा, मैं डिस्टेंस के साथ काम करना नहीं चाहता। क्यों काम करना नहीं चाहते डिस्टेंस के साथ, इसका रीजन धीरे धीरे क्लियर होगा, अभी नहीं। बट आपने ये कहा कि मैं अगर पूरा फिजिक्स डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ तो क्या क्या होता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो इसको मैं कह देता हूँ डिस्प्लेसमेंट को ए, डिस्टेंस को बी। अब द मोमेंट आपने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, ये मैंने डिफाइन किया, तो जैसे आपने यहाँ पे F इज प्रोपोर्शनलिटी टू A यहाँ पे डिफाइन तो नहीं किया, ये एक ऑब्जर्वेशन से आया, बट आप कुछ चीजें डिफाइन भी कर सकते हो। जैसे ही आप करते हो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस ऑटोमेटिक फॉलो होते हैं, एक के बाद एक, मतलब वो नेचुरल है, वो आप डिफाइन नहीं कर रहे हो, वो आपका फंडामेंटल डेफिनेशन आपको बाउंड कर रहा है उन सब चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए। क्या ऐसा हो गया जब आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस डालना चालू किया, इशू ये हो गया कि जब आप डिस्प्लेसमेंट के साथ काम करते हो तो आपका जो चीजों को ऐड करने का तरीका है वो ज्योमेट्री डिसाइड करता है। सो एडिशन प्लस ज्योमेट्री कर देता हूं। तो जो आपका डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट का है, वो जब आप एडिशन का डेफिनेशन लाते हो डिस्प्लेसमेंट, फिर से बता रहा हूं, जब आप डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन डाल दिया और डिस्प्लेसमेंट के अंदर जब आप एडिशन का एक नोशन लाने का कोशिश करते हो, आप ऑटोमेटिक ज्योमेट्री में पहुंच जाते हो बाय डिफॉल्ट। आप कह ही नहीं सकते कि मैं ज्योमेट्री में नहीं पहुंचूंगा, ये कॉन्सिक्वेंस है आपका डेफिनेशन का। बट आप जब
डिस्टेंस के साथ काम करते हो तो आप जब एडिशन रूल लगाते हो तो वो एडिशन रूल बहुत सिंपल होता है। जस्ट कोई भी स्केलर क्वांटिटी या कोई भी नॉर्मल नंबर जैसे ऐड होता है, चलो स्केलर नहीं लिखता हूँ, हाई फाई हो जाएगा, मैं इसको नंबर कह देता हूँ कि जो आपका एडिशन है वो सिंपल नंबर जैसे आप ऐड करते हो उसकी तरह बिहेव करेगा। तो ये आ गया आपके कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये हो गया, ये वाला हो गया आपका डेफिनेशन और ये वाला हो गया आपका कॉन्सिक्वेंस। थोड़ा सा और आगे फिर से रिवाइज करते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन ज्योमेट्री को लेके आता है। थोड़ा सा हम पिछले क्लास में जो किए थे उसको रिवाइज करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सिंपल है, कुछ मैंने खास बताया नहीं है, ठीक है, चलो डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जो डेफिनेशन है, फंडामेंटल डेफिनेशंस, उसके साथ कैसे डील करें? तो डिस्प्लेसमेंट के साथ पहले डिस्टेंस के साथ काम करते हैं।